फ्रेंड्स, आजकल देश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो काफ़ी बदला हुआ है। राजनीतिक परिदृश्य जो है वो काफ़ी बदला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि भारत में जो है गठबंधन सरकार जो है वो गठित हुई है और गठबंधन सरकार की बड़ी चर्चा है पूरे राजनीतिक परिदृश्य में। राजनीतिक परिचर्चाओं में जो है गठबंधन सरकारों की या कहें कि अलायंस्ड गवर्नमेंट्स की बड़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारत में एक बार फिर से गठबंधन सरकारों का दौर जो है वो लौट आया है। तो गठबंधन सरकारें जो है वो चर्चा का बड़ा विषय है और आज हमारी चर्चा का विषय भी यही गठबंधन सरकार है कि आखिर गठबंधन सरकार होती क्या है, गठबंधन सरकारों का गठन क्यों होता है, गठबंधन सरकारें किस तरह की होती है, क्या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ देयर वर्क एंड हाउ डज इट वर्क। तो गठबंधन सरकारें जो है वो किस तरह से कार्य करती है, किस प्रकार की होती है और फिर गठबंधन सरकारों के क्या दोष है और वर्तमान गठबंधन सरकार का क्या भविष्य है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस चर्चा में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर गठबंधन सरकार क्या होती है। देखिए, गठबंधन सरकार का तात्पर्य है एक ऐसी सरकार जिसमें एक से अधिक राजनीतिक दल जो है वो सम्मिलित है, यानी एक ऐसी सरकार जिसके मंत्रिपरिषद में एक से अधिक दलों के प्रतिनिधियों को मंत्री पद दिए गए हैं। ऐसी सरकार जो है गठबंधन सरकार कहलाती है। ये केंद्र में भी हो सकती है और राज्य में भी हो सकती है। जैसे अभी 2024 के चुनाव के बाद केंद्र में जो सरकार बनी है वो एक प्रकार की गठबंधन सरकार है, जिसको हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक या गणतांत्रिक गठबंधन या NDA कह लीजिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कह लीजिए, उसकी सरकार है। तो उसमें एक से अधिक दल जो है वो भाग ले रहे हैं। तो ऐसी सरकार जो है उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। केंद्र में भी हो सकती है, राज्य में भी हो सकती है, जहां सरकार में एक से अधिक दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं मंत्रियों के रूप में। तो ऐसी सरकार जो है गठबंधन सरकार कहलाती है। लेकिन आप देखिए कि कई बार गठबंधन सरकार में ऐसा भी होता है कि कुछ दल जो सरकार का समर्थन करते हैं वो सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं। दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि वो सरकार का समर्थन करेंगे, सरकार को लोकसभा में जहाँ भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी, संसद में जहाँ भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी वो सपोर्ट करेंगे, बट दे विल नॉट टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट। दैट इज इट्स मेंबर विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज मिनिस्टर्स। वो मंत्री के रूप में इस सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे, वो बाहर से समर्थन करेंगे। ये ऐसी सरकार भी, मतलब ऐसा स्वरूप भी गठबंधन सरकार का हो सकता है जिसमें एक या एक से अधिक दल जो है सरकार को बाहर से समर्थन देते हो। आपने अगर पिछले दिनों न्यूज़ को ठीक से सुना हो तो चुनाव से पहले जो तृणमूल कांग्रेस की लीडर है ममता बनर्जी, उन्होंने ये कहा था कि अगर इंडिया जो गठबंधन है उसकी सरकार बनती है तो TMC विल सपोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड। तृणमूल कांग्रेस उसको बाहर से समर्थन देगी। तो उसका तात्पर्य यही है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थन तो करेगी लेकिन वो इस सरकार में मंत्री के रूप में भाग नहीं लेगी, उसके सदस्य सरकार में मंत्री नहीं होंगे। तो ये इस तरह भी गठबंधन सरकार का स्वरूप कई बार होता है। अब आप देखिए कि गठबंधन सरकार गठित क्यों होती है, गठबंधन सरकार बनती ही क्यों है। देखिए, गठबंधन सरकार एक प्रकार की राजनीतिक विवशता है, एक प्रकार का पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट है। पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब यह है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होता नहीं है, पर यह एक प्रकार की मजबूरी होती है कि आप ऐसे अलायंस्ड गवर्नमेंट बनाते हैं। मजबूरी क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में लोकतंत्र का एक विशेष स्वरूप जो है वो मौजूद है। देखिए, लोकतंत्र जो है कई देशों में, लेकिन लोकतंत्र के अलग अलग प्रकृति, लोकतंत्र के अलग अलग प्रकार, अलग अलग स्वरूप आपको दिखाई देंगे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अलग अलग जगह लोकतंत्र के अलग अलग स्वरूप है। जैसे आप देखें अमेरिका में जो है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसको हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। या स्विट्जरलैंड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देगा। या भारत की बात करें, इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ये एक विशेष प्रकार का लोकतंत्र होता है। तो जरा देखें कि संसदीय लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, संसदीय लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि जो मंत्रिपरिषद है या जो सरकार है वो संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। द गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भारत की बात करें तो इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसका क्या तात्पर्य है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसका तात्पर्य यह होगा कि कोई भी मंत्रिपरिषद जो है वो तब तक ही अस्तित्व में रहेगी, या पहले तो तब ही बनेगी जब उसे लोकसभा में आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। अच्छे शब्दों में कहे तो मंत्रिपरिषद तभी बनेगी जब उसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। मतलब ये कि लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसमें आधे से अधिक सदस्य इस सरकार का समर्थन करना चाहिए, तभी बनेगी और तब तक ही अस्तित्व में भी रहेगी। लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही रहेगी। जिस दिन मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत खो देगी, तो सरकार यदि लोकसभा में आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन या विश्वास खो देती है, तो उस स्थिति में जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, वो भंग हो जाएगी, या हम जो स्थानीय भाषा में हम कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिर सकती है ऐसी स्थिति में जब वो लोकसभा में अपना बहुमत खो देगी। तो ये होता है संसदीय शासन प्रणाली। अब इस संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन होगा, और सरकार का गठन होगा तो उसके लिए चाहिए कि किसी एक दल को बहुमत मिले, यानी लोकसभा के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन मिले, यानी लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य इसके पक्ष में होने चाहिए। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो उसमें से 272 सदस्यों का समर्थन जिस दल को होता है वो दल जो है सरकार बनाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसा कि 2024 के चुनाव में भी हुआ, कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े दल के रूप में उभरी लोकसभा चुनाव में, उसे भी केवल 240-41 सीटें मिली है, जो बहुमत के आंकड़े से दूर है। तो ऐसी स्थिति में कुछ पार्टीज मिलकर, कुछ दल मिलकर 272 के आंकड़े को छूते हैं और वो अपनी सरकार बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो गठबंधन सरकार है, जो कई दलों की सरकार है, जिसको मिली जुली सरकार बोलते हैं, अलायंस गवर्नमेंट बोलते हैं, ये बनती है। तो गठबंधन सरकार बनने की परिस्थितियां तो ये है जब लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, जिसे हम हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु संसद कहते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तब ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकारों का गठन होता है। अब देखिए, गठबंधन सरकार जो है, उसका जो गठबंधन है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्री पोल अलायंस, जिसको हम चुनाव पूर्व गठबंधन कहते हैं, जिसमें चुनाव होने से पहले ही कुछ दल जो है आपस में संगठित हो जाते हैं और वो एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। दूसरा होता है पोस्ट पोल अलायंस, चुनाव पश्चात किया गया गठबंधन। इसमें से देखिए कि ध्यान रखिए कि चुनाव पूर्व गठबंधन जो है वो राजनीतिक दृष्टि से, देश के हित की दृष्टि से अच्छा होता है, क्योंकि वो उन दलों के द्वारा बनाया जाता है जो लाइक माइंडेड है, जो एक जैसी मानसिकता के हैं और जिनके कार्यक्रम एक जैसे हैं, जिनके घोषणा पत्र लगभग एक जैसे हैं, और जो साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें एक जैसा मैंडेट भी मिल जाता है। जैसा इस बार हुआ कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उसको जो है बहुमत मिल गया, उससे 292 से अधिक सीट मिली, और इस तरह से वो 272 के आंकड़े के उस पार पहुंच गया और वो उन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो चुनाव पूर्व गठबंधन था उसको भी बहुमत नहीं मिलता। तो उस स्थिति में चुनाव के बाद जो है गठबंधन नया बनाया जाता है, जिसमें नई नई पार्टियों को जोड़ा जाता है, और वो जो है फिर सरकार बनाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो चुनाव के पश्चात होने वाला गठबंधन है वो राजनीतिक दृष्टि से, राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। इसलिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये वो दल है जिन्होंने चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध भाग लिया है, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े हैं, एक दूसरे की आलोचना की है, एक दूसरे के कार्यक्रमों की आलोचना की है, और बाद में दोनों एक साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो ये जो स्थिति है ये थोड़ी सी अच्छी नहीं है, पर ऐसे भी हमारे यहाँ चुनाव पश्चात गठबंधन से भी सरकारें बनी है। तो ये तो हो गई गठबंधन के प्रकार। अब गठबंधन सरकारें जो है वो जब काम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जितने भी घटक दल है, जितने भी फैक्टर पार्टीज़ है, वो जो है वो अपने अपने घोषणा पत्र को आगे बढ़ाती है। तो घोषणा पत्र को आगे बढ़ाती है तब फिर वो जो है कई बार उनके घोषणा पत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कई बार उनके जो कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होती है, उनकी जो नीतियां होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, और उस स्थिति में जो है उनमें टकराव होता है। तो वो टकराव टालने के लिए क्या करते हैं कि एक सामान्य सा कार्यक्रम बना लेते हैं जो सबको सूट करता है, जो जिस पर सब सारे घटक दल सहमत है, और उसी कार्यक्रम पर चलता है। इसी को मिनिमम कॉमन प्रोग्राम कहते हैं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहते हैं। इसे याद रखिएगा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम या मिनिमम कॉमन प्रोग्राम।
तो खासतौर पे पोस्ट पोल अलायंस में अक्सर ऐसा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया जाता है कि भैया इस कार्यक्रम पर सभी घटक दल सहमत है और यही कार्यक्रम किया जाएगा अगले 5 साल तक। तो इस तरह से ये सरकारें चलाई जाती है। लेकिन ध्यान रखिए कि गठबंधन सरकारें जो है एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है लोकतंत्र के लिए, खासतौर पे संसदीय शासन प्रणाली के लिए, खासतौर पे भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसकी आलोचना की जाती है। ये सरकारें अच्छा संकेत नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, क्या दोष है, मैं बताता हूँ आपको इसके दोष। एक तो पहली चीज़ तो यह है कि ये सरकारें अस्थिर होती है। कोई भी घटक दल, किसी भी घटक दल का नेता कभी भी सरकार से नाराज़ हो सकता है, और नाराज़ अगर हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो है सरकार से अलग होने की धमकी देगा। कई बार अलग हो ही जाता है जब टकराव ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा हमने कई बार देखा। वीपी सिंह की सरकार जब 89 में थी तब अलग हो गए, 91 में जब चंद्रशेखर की सरकार थी तब ऐसा हुआ है, 97 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब ऐसा हुआ है। तो ऐसा कई बार होता है कि जो घटक दल है वो नाराज़ हो जाता है, सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेता है, तो सरकारें फिर अस्थिर आ जाती है, कई बार सरकारें गिर जाती है। अब सरकार गिर जाएगी तब ये भी दिक्कत है, क्योंकि सरकार गिरेगी तो फिर चुनाव होगा, जिसको हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। हमने पिछले अपने वीडियो में मध्यावधि चुनाव को जो है समझाने की कोशिश की है, आप देखिएगा उस वीडियो को। तो मध्यावधि चुनाव कराने पड़ेंगे। मध्यावधि चुनाव मिड टर्म इलेक्शन होंगे, मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो फिर उसके दोष है। एक तो बड़ी मात्रा में धन खर्च होगा। चुनाव 5 साल में एक बार होना चाहिए, लेकिन चुनाव अगर बार बार होंगे तो जो राजकोष है उस पर बोझ पड़ेगा, जो फिस्कल है दैट विल गेट बर्डन, उस पर जो है बोझ पड़ेगा, और उसके कारण बड़ी मात्रा में धन खर्च होगा। और केवल इतने नहीं होगा, बार बार चुनाव होने से मतदाताओं का चुनाव के प्रति रुझान भी कम होता है, और रुझान कम होने से मतदान का प्रतिशत गिरता है। मतदान कम लोग पोलिंग बूथ तक आते हैं, कम लोग वोट डालते हैं, और उसके कारण लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि जनता की भागीदारी कम होगी। तो एक दोष तो यह है इन गठबंधन सरकारों का। दूसरी चीज़ यह है कि इन गठबंधन सरकारों में, जैसा मैंने बताया, कि ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर चलती है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चलती है। तो कोई भी दल जो अपना कार्यक्रम जो जिसकी घोषणा की है घोषणा पत्र में, उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि विकास की गति जो है धीमी रहती है। एक दल कुछ और करना चाहता है सरकार का, वो सरकार का दूसरा घटक दल उसका विरोध करता है, तो बार बार रुकावटें आती है, बार बार हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो इसके कारण सरकार के कार्यों की गति स्वाभाविक सी बात है कि धीमी होगी, सरकार के कार्य शिथिल हो जाएंगे। तो ये भी होता है। तीसरी चीज़ ये है कि सरकार का या प्रधानमंत्री का अपने घटक दलों पर उतना कंट्रोल नहीं होता जितना अपने दल पर होता है। स्वाभाविक सी बात है, अपने दल के सांसदों पर तो कंट्रोल होगा, अपने दल के मंत्रियों पर तो कंट्रोल होगा, पर प्रधानमंत्री का कंट्रोल, दूसरे दलों के मंत्रियों पर कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं होता, जिसके कारण करप्शन भी बढ़ सकता है, भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है। इसके पहले मनमोहन सिंह की जो सरकार थी 2 बार, उसमें ये देखा गया है कि गठबंधन सरकार थी वो भी, और जो घटक दल के सदस्य थे उनमें से कई ने ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार किया, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उस दौरान, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ जाता है। तो ये सारे दोष हैं गठबंधन सरकारों के। अब जो वर्तमान गठबंधन सरकार है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो है इस बार गठबंधन सरकार बनी है, और इसमें बीजेपी जो है मुख्य घटक दल है, जिसको 240-41 सीटें मिली है। लेकिन कुछ और दल भी है, जैसे जनता दल यूनाइटेड है, तेलुगु देशम पार्टी है, अपना दल है, और राष्ट्रीय लोक दल है। ऐसे कई दल इसमें घटक है, और ये सरकार बनी है। अब इस सरकार में भी वो दोष तो रहेगा जो अस्थिरता का खतरा रहता है, क्योंकि बार बार जो है कुछ घटक दल नाराज़ होकर अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। खासतौर पे जो 2 प्रमुख घटक दल है, टीडीपी और जेडीयू, इनका इतिहास इस तरह का रहा है कि इन्होंने बीच बीच में समर्थन सरकारों से वापस लिया है। तो अस्थिरता का तो खतरा है। लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना व्यक्तिगत स्वभाव रहा है, उनके अभी तक जो प्रशासनिक उनका इतिहास रहा है, अभी तक जिस तरह के कार्य करने की उनकी शैली रही, उससे लगता है कि वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर तो काम नहीं करेंगे, बल्कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी का ही अपना जो कार्यक्रम है, अपने जो घोषणा पत्र है उसको आगे बढ़ाएंगे, और उसको दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जो है मुझे लगता है कि मेरा अपना ये मत है कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है उसी को पूरा करने के लिए आगे कार्य करेगी। और जैसा अभी तक तीनों जितने भी घटक दल हैं, उन्होंने ये कहा, खुली छूट दी है सरकार को कि आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घोषणा पत्र है उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने वाली है। और लेकिन हाँ, अस्थिरता का खतरा तो फिर भी रहेगा ही। तो फ्रेंड्स, ये गठबंधन सरकारों पर एक एनालिसिस है।
उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नियमित रूप से ऐसे ही रोचक, इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरे हुए वीडियो आप तक मिल सकें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।